हाय, दिस इज़ मी अंशु। हमारा आज का डिस्कशन है पार्ट नंबर 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट नंबर 12 डील्स विद द फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड शूट्स। ऑलराइट, आर्टिकल 264 से 200 300 ए कवर्ड है इनके बीच में। ये जो पार्ट नंबर 12 है, फोकस ऑन फाइनेंशियल रिलेशन, taxation, government property, and legal matters involving the government। मतलब फिस्कल फेडरलिज्म की रीढ़ है ये भाग, पार्ट नंबर 12। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व, कर, उधारी, संपत्ति और कानूनी दायित्वों का पूरा ढांचा है। तो पार्ट नंबर 12 हमें समझना है क्या डील करता है। आर्टिकल 264 से 300 ए कवर्ड है इसमें। नाउ आर्टिकल 264 से 267 के बीच में सामान्य प्रावधान की बात की गई है। जैसे 264 है वो उसमें इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है। आर्टिकल 265 कराधान का सिद्धांत, मतलब नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी कर तभी लगाया जा सकता है या वसूला जा सकता है जब कानून द्वारा अधिकृत हो। मनमाना कराधान निषिद्ध है। ओके, so this is article number 265, no tax without authority of law, no tax shall be levied or collected except by authority of law। इसके बाद है 266 266, ये फंड के बारे में बात करता है। निधियां, तीन प्रकार का सरकारी फंड्स होते हैं, सरकारी निधियां होते हैं। फर्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड इज पब्लिक अकाउंट, और 267 में है कॉन्टिजेंसी फंड। तो जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट, इसमें सभी राजस्व, टैक्स और नॉन टैक्स, डेट, उधारी, ये सारे यहाँ पे जमा होता है। और इसमें से आप खर्च करते हो तो संसद से आपको अप्रूवल चाहिए। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको पैसे निकालना है, एक्सपेंडिचर करना है कोई भी, तो वो संसद आपको अप्रूवल करके ही देगी, ऐसे नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार से अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट है तो वहां पे आपको स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल चाहिए। तो ये जो बात है ये हमारा 266 में है, आर्टिकल नंबर 266 में है। और दूसरा जो हमारा फंड है वो है पब्लिक अकाउंट। ये पब्लिक अकाउंट क्या है? जैसे में पीएफ है, कोई छोटी बचत सरकार ने करी है, तो वो चीजें हैं यहाँ पे। और जो पब्लिक अकाउंट है, सरकार केवल कस्टोडियन होती है यहाँ पे। इसमें से जब आप खर्च करोगे ना पब्लिक अकाउंट से, तो उसके लिए विदाई अनुमति कोई जरूरत नहीं होती है। तो ध्यान रखना है कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट। इसके बारे में बात करते हैं आर्टिकल 266 में। और कंसोलिडेटेड फंड जो है वो अलग है, कॉन्टिजेंसी फंड जो है वो अलग है। तो आर्टिकल 267 में कंटिजेंसी फंड की बात होती है। ये कंटिजेंसी फंड क्या है? जैसे मैं आपको किसी राज्य में कोई
डिजास्टर्स हो गए या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई, तो ऐसे वक्त पे सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो कंटिजेंसी फंड है उसमें से पैसे निकाले जाते हैं। मतलब आकस्मिक या आपात खर्च के लिए कंटिजेंसी फंड की ज़रूरत है और इसमें आपको इसमें से पैसे निकालने हैं, तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के नियंत्रण में होता है और बाद में संसद या विधानसभा से अनुमोदन लिया जाता है। मतलब जब जरूरत हो तो आप निकाल लो, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर्स के नियंत्रण में है ये। तो दिस इज अबाउट आर्टिकल नंबर 267। तो ये सामान्य प्रावधान है। अब जो 268 से लेकर के 281 है वो करों का वितरण के बारे में बताता है, जो भी टैक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मतलब कौन टैक्स लगाएगा, किसको मिलेगा, ये सारी बातें करते हैं 268 से लेकर के 281 के बीच में। तो 268 क्या बताता है? 268 बताता है कि जो केंद्र है वो टैक्स लगाता है, लिवाई करता है और राज्य उसको वसूलता है और रखता है। अब ये जो टैक्स है जो केंद्र लगाता है और राज्य वसूलता है और रखता है, इसका एग्जाम्पल है स्टाम्प ड्यूटी। आर्टिकल नंबर 269 जो है वो इंटर स्टेट व्यापार पर कर जो लगता है उसके बारे में है। मतलब केंद्र लगाता है और राज्य को सौंपता है, तो ये है 269। फिर है 269 ए जो जीएसटी के बारे में है। ये इंटर स्टेट जीएसटी के बारे में है। संग्रह केंद्र करता है और फिर केंद्र और राज्य मिलके बांट लेते हैं। देन आर्टिकल नंबर 270, ये टैक्स का डिवोल्यूशन है, मतलब करों का विभाजन है। और करों का विभाजन जो है टैक्स डिवोल्यूशन होता है, ये फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के आधार पर होता है। तो दिस इज आर्टिकल नंबर 270। देन 271 जो है वो सरचार्ज लगाने की शक्ति केवल केंद्र को है, यह राज्यों के साथ साझा नहीं होता। राइट। तो चलो 264 से 267 हमने फंड के बारे में डिस्कस किया। 268 से 281 में हमने टैक्सेस के बारे में डिस्कशन किया। ओके। 273 is grant to certain state. 275 is grant in aid to states. 276 taxes on profession and trades. 280 talks about finance commission. 281 recommendations of finance commission. तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है। अब बात करेंगे 292 और 293। ये बोरोइंग के बारे में बात करता है। राइट। ये बोरोइंग के बारे में बात करता है और 292 जो है वो बोरोइंग पावर ऑफ द यूनियन, ये केंद्र की उधारी है। केंद्र भारत की संचित निधि के आधार पर उधार ले सकता है। और 293 है राज्य की उधारी। राज्य उधार ले सकता है यदि पहले से केंद्र का कर्ज है तो केंद्र की अनुमति इसमें जरूरी है। तो हमें 292 और 293 याद रखना है। इट टॉक्स अबाउट बोरोविंग। नाउ कम टू थर्ड, दैट इज प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड शूट, संपत्ति संविदाएं और वाद। यह आर्टिकल नंबर 294 से 300 ए में इसका डिस्कशन है। 294 और 295, स्वतंत्रता के बाद जो संपत्ति है उसको केंद्र और राज्यों में बंटवारा। तो दिस इज अबाउट सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, राइट्स, लायबिलिटीज। तो
आर्टिकल नंबर 296, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इस्टीट्स। इस्टीट्स का मतलब क्या होता है? ऑनरलेस प्रॉपर्टी। जैसे बिहार में दरभंगा महाराज हुआ करते थे। ही वॉज किंग ऑफ दरभंगा। तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उनका कोई वारिस नहीं है, कोई उत्तराधिकार उसका नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी अब कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो ये उससे रिलेटेड है। इट टॉक्स अबाउट बोना वैकेंसिया। कोई ऐसी लावारिस संपत्ति है तो इसका अधिकार या फिर ये संपत्ति सरकार का हो जाता है। तो दिस इज आर्टिकल नंबर 296। देन इज 297। अब 297 में क्या है? रिसोर्सेज ऑफ द सी। जो भी समुद्र का रिसोर्सेज है, इट वेस्ट इन द यूनियन। मतलब समुद्र या फिर समुद्री तल में जो भी खनिज हैं वो केंद्र के अधिकार में होता है, ना कि स्टेट के अधिकार में। 298, पावर टू कैरी ऑन ट्रेड एंड मेक कॉन्ट्रैक्ट। केंद्र राज्य को व्यापार और व्यवसाय करने की शक्ति। 299, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके। सरकारी अनुबंध। अनुबंध राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के नाम पर कानूनी वैधता के लिए प्रक्रिया जरूरी है। आर्टिकल 300, ये शूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब मुकदमा। सरकार स्यू और बी स्यूड कर सकती है। आर्टिकल 300A, इट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ओके। जो राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले आपका आर्टिकल 19 में था, राइट। ये फंडामेंटल राइट्स भी था। तो वहां से इसको हटा करके अब लीगल राइट में डाल दिया गया है। लीगल राइट का मतलब वो प्रॉपर्टी आपका है, आपसे कोई और नहीं छीन सकता, पर सरकार छीन सकती है। सो दैट इज अ लीगल राइट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कहने का मतलब कि आपसे कोई और नहीं छीन सकता, गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती। तो ऐसे जो राइट्स होते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ। शुरू में ये फंडामेंटल राइट था, पर इसको लीगल राइट में कन्वर्ट किया आपके मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट करके। 44th अमेंडमेंट 1978 में किया, और इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को 300A में लाके रख दिया गया। राइट नाउ ये जो पार्ट नंबर 12 है, इसका महत्व क्या है? ये संघीय ढांचे को मजबूत करता है। केंद्र राज्य का जो वित्तीय संतुलन है उसको बना के रखता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। इसमें चुनौतियां क्या हैं? राज्य को वित्तीय निर्भरता, जीएसटी के बाद राज्यों की स्वायत्तता पर बहस, फाइनेंस कमीशन वर्सेस जीएसटी काउंसिल। ओके। तो पार्ट नंबर 12 पैसा, पावर, प्रॉपर्टी की बात करता है। फंड 264 से 267 के बीच में है। टैक्सेस 268 से 281 के बीच में है। बोरोविंग 292 293 में है। 92 में किसका है? बोरोविंग पावर ऑफ यूनियन, और 93 में है स्टेट का। देन आफ्टर 294 से लेकर के 300A तक ये प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है। 296 वेरी इंपॉर्टेंट, कीप रिमेंबर, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। 297 जो भी रिसोर्सेज सी का है वो यूनियन का होता है, सेंटर का होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
Before I had discussed part number 11. इसमें पार्ट नंबर 11 में दो पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। कीप रिमेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 256 से 263 के बीच में है और लेजिस्लेटिव रिलेशन 245 से 255 के बीच में है। लेजिस्लेटिव रिलेशन टॉक अबाउट लॉ मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन टॉक अबाउट लॉ इम्प्लीमेंटेशन। पार्ट नंबर 12 deals with the finance, property, contract and suits. Very important, 300A belong to part number 12. Okay, so keep remember part number 12 पहले पार्ट नंबर 12 में जो आर्टिकल नंबर 300A है, दिस इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो ये पार्ट नंबर 3 में था। नाउ इट कम टू द पार्ट नंबर 12, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न about right to property come in article number 12, sorry, part number 12. right to property is in article number 300A। अभी ये पार्ट नंबर 12 में आ गया है, पहले ये पार्ट नंबर 3 में हुआ करता था और तब ये फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट वो राइट है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ना ही गवर्नमेंट, ना ही तो अनदर पर्सन। बट जब ये लीगल राइट हो गया तो आपसे कोई और पर्सन तो नहीं छीन सकता, बट गवर्नमेंट आपसे जरूर छीन सकती है, right? So this is the basic difference between legal right and fundamental right. So it was the discussion of my polity section of part number 12 of the Indian Constitution. All right.